तो बहुत बढ़िया। आ जाइए आप लोग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, यदि किया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। ये जो टेलीग्राम पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कल की पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है और ज़्यादातर पीडीएफ आपको वहीं मिल जाती हैं। ये लेट्स लर्न स्क्वाड से आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑब्वियसली फ्री है। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कल जो 16th क्वेश्चन था उसी को हमने आज फर्स्ट क्वेश्चन माना है। अगर मैं बात करूं, मैं ठीक हूं उषा जी, अगर मैं बात करूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट, यानी कि इनमें से कौन सा एक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की लिमिटेशन नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 स्टेजेस की बात की है। उन 4 में से सेकंड स्टेज है ये आपकी, जिसको हम कह रहे हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन मतलब एक रुकावट क्या नहीं है। इसका मतलब 3 चीजें ऐसी होंगी जो रुकावट होंगी और कोई एक चीज ऐसी होगी जो रुकावट नहीं होगी, यानी कि वो कैरेक्टरिस्टिक होगा, यानी वो उसकी विशेषता होगी। विशेषता क्या होती है? फीचर किसको हम कहते हैं? जो हमें किसी चीज में, मतलब जो हमें विशेष बनाए या कुछ एड ऑन करे। मतलब मान लीजिए 4 चांद हैं तो 5वां लगाए, ठीक, उसी को तो विशेषता कहेंगे। लिमिटेशन तो वो है जो रुकावट है ना। जैसे कई लोगों के लिए लिमिटेशन उनका गुस्सा है, या लिमिटेशन कई लोगों के लिए जो ऑफिसेज में काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे चमचागिरी नहीं कर सकते हैं, तो वो उनकी एक लिमिटेशन है। हालांकि इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कहना गलत होगा, बट उस एक काम के लिए, उस एक उद्देश्य के लिए, ठीक है बात। खैर, तो बात करते हैं कि कौन सा एक लिमिटेशन नहीं है, मतलब विशेषता है। भाई क्वेश्चन एक तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुश्किल भी है, मतलब कंपैरेटिवली ऑप्शंस की वजह से भी, और नॉट भी लगा हुआ है तो ये डबल हो जाता है उस केस में, तो कई लोगों को कंफ्यूजन बनी रहती है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इरिवर्सिबिलिटी, टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट और ईगोसेंट्रिसिज्म। अभी कल परसों हमने पियाजे को डिस्कस किया था, पहले उसको अच्छे से देखिएगा। अगर मैं बात करूं इरिवर्सिबिलिटी की, तो ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है और हमसे पूछा है नॉट। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि अपलटावी का जो गुण है, यानी बच्चा अपनी सोच को पलट नहीं सकता, अनडन नहीं कर सकता। यदि अगर आपने आटे से बॉल बनाई है, या आटे से जो वो रोटी के लिए गोल गोल शेप बनाते हैं, तो उसके लिए वो शेप अगर एक बार बन गई है तो वो रोटी में कन्वर्ट होना मुश्किल है, और रोटी से उसको वापस से उसमें कन्वर्ट होना मुश्किल है। यानी बर्फ पानी बनती है और पानी को फिर से बर्फ बनाया जा सकता है, इस चीज में बच्चे को प्रॉब्लम होगी। ये है इरिवर्सिबिलिटी। अगर मैं बात करूं तो 3 + 2 5 होते हैं, और अगर इसको इस तरीके से लिख दिया जाए कि 5 - 3 = 2 बचेंगे, तो उसको थॉट को रिवर्स करने में, विचार को पीछे ले जाने में प्रॉब्लम होगी। ये इरिवर्सिबिलिटी है, और ये अभी संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके संज्ञान का, उसकी थिंकिंग, उसकी इमेजिनेशन, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी उतनी बेहतर नहीं हुई, जिसकी वजह से वो अपने थॉट को रिवर्स में नहीं ला पाता। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये क्या है? ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज है, यानी ये लिमिटेशन है, ये विशेषता नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो हट ही जाएगा, क्योंकि ये तो लिमिटेशन है, तो ये हो नहीं सकता ऑप्शन। बाकी के 3 ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं बिल्कुल तसल्ली से, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं। आज ये वाला क्वेश्चन तो समझना ही पड़ेगा आपको हमेशा के लिए, अगर कंफ्यूजन दूर करनी है तो। बी ऑप्शन है टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, मतलब ध्यान केंद्रित करने की जो प्रवृत्ति है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी ऑप्शन को लेकर के होती है कि हमें लगता है कॉन्सेंट्रेट करना तो बड़ी अच्छी बात होती है, इसको आप लिमिटेशन नहीं है में शामिल करना चाहिए था, ये तो विशेषता है। बट अगर आप प्री ऑपरेशनल थॉट की बात करें तो 2 चीजों की बात की है पियाजे ने, सेंट्रेशन और डिसेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या है कि आपने एक जो आपका थॉट है, या एक ही विशेषता पर, एक ही कैरेक्टरिस्टिक पर किसी एक चीज के पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, मतलब टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग, जो कि प्रॉब्लमेटिक है। भाई कॉन्सेंट्रेट करना एक डिफरेंट चीज है, जिस ध्यान की आप बात कर रहे हैं, बट यहां इस कॉन्टेक्स्ट में, इस थियरी के हिसाब से अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब है सिर्फ किसी एक चीज की एक ही विशेषता पर, या एक ही उसके कैरेक्टरिस्टिक पर, एक ही उसके एक फीचर पर ध्यान फोकस करना। जैसे मान लीजिए 4 पेन है उसके सामने, या ये एक पेन है, तो उसको सिर्फ इसकी हाइट ही दिखे, या तो यानी वो उसकी हाइट के टर्म में ही सोच पाए, भाई ये लंबा है, ये छोटा है, ऐसे देख पाए, या फिर वो इसके कलर के बेसिस पर ही देख पाए, उसकी सारी विशेषताएं ना देख पाए। जैसे इसकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर है, इसमें ब्लैक ऊपर कलर है, व्हाइट एक आगे निडल है, इस तरीके की जो चीजें हैं, तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वो नहीं देख पाता। इसका मतलब सिर्फ एक चीज पर टेंडेंसी है कॉन्सेंट्रेट करने की, और वो नेगेटिव है, क्योंकि बाकी एस्पेक्ट नहीं देख पा रहा बच्चा, यानी सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर जोर है। क्लियर हो गई बात यहां तक की कि नहीं?
अगर हो गई हो तो बता दो कमेंट करके। फिर है ईगो सेंट्रिसिज्म। ये जो सेंट्रेशन है ये एक तरीके से टाइप ही है ईगो सेंट्रिसिज्म का, कि वो बाकी पक्ष देख ही नहीं पाता किसी एक चीज के। मतलब सारे जो उसके फादर हैं वो उसको लगता है कि वो भाई नहीं हो सकते किसी के, बस उसके फादर ही है, ना किसी के हस्बैंड हैं वो, ठीक। या फिर अगर हम कहें तो सारे जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो उसको पापा कहने लगता है। मतलब एक ही टेंडेंसी पर फोकस है, वो है मेल होने पे, और सारे मेल उसके लिए पापा वाला काम कर रहे हैं, मतलब बोलने के लिए उसको लग रहा है वैसा, ठीक। तो ये एक बात है। तो ये एक टाइप का, इसको ईगोसेंट्रिज्म ही कहेंगे। अगर मैं बात करूं ईगोसेंट्रिज्म की, तो ये तो ऑब्वियसली है ही कि बच्चा दूसरे पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं देख पाता, वो ये ऐसा फील करता है अपने एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग। मतलब जैसा वो किसी चीज के बारे में फील करता है वैसा सब फील करते होंगे, जो उसकी फेवरेट चीज है वो सबकी फेवरेट चीज होगी, यानी सेल्फ सेंटर्ड है। और ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक। क्योंकि जब आप बाकी पर्सपेक्टिव ही नहीं देख पाएंगे, बाकी मल्टीपल एस्पेक्ट्स ही नहीं देख पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट व्यू में ही नहीं देख पाएंगे किसी एक प्रॉब्लम को, सॉल्व कैसे करेंगे? फिर तो बायस्ड ही रहेंगे। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है यहां, वो है डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। सिंबल्स का डेवलप होना बहुत ही बेहतर बात है, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, और ये जीवन पर्यंत चलता है। आज भी आप अपने सिंबल्स, कितने सारे सिंबल्स हैं उनके थ्रू सीख रहे हैं। लैंग्वेज में भी सिंबल्स ही हैं इतने सारे जिनके थ्रू आप सीख रहे हैं। मतलब सिंबल्स जो हैं वो बेहतर हैं, वो लिमिटेशन नहीं होता। सिंबॉलिक थॉट, सिंबल्स को पहचानना, उससे जुड़ना, वो पॉजिटिव है। और ये कब आता है? ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही आएगा, 2 से 6 वर्ष में। अब भी अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को रिपीट करके पीछे से देखिएगा। चारों ऑप्शंस को मैंने अच्छे से क्लियर किया है। अगर मैं बात करूं तो बी जो है वो लिमिटेशन है। क्यों है? क्योंकि वो सेंट्रेशन से जुड़ी हुई बात है कि एक ही पक्ष पर बच्चा जोर देता है, बाकी पक्ष देख नहीं पाता। ठीक है, बात आगे बढ़ जाएंगे अब इसी बात पर। यहां की बात इतनी ही थी। काजू नाम तो अच्छा है आपका, ठीक है, मैं कर दूंगी सुपर चैट का प्रोसेस। एक्सप्लेन ही करना है तो बाकी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है वो एक्सप्लेन करने में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अब क्वेश्चंस को थोड़ी स्पीड से देखेंगे। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 है द स्टेटमेंट एन इंपॉर्टेंट प्री कंडीशन फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंश्योरिंग हर हिज हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट। मतलब कि एक स्टेटमेंट है कि एक प्री कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के शारीरिक विकास का ध्यान रखा जाए। ऐसा क्यों है? इसका रीजन क्या है कि बच्चे को फिजिकल डेवलपमेंट हेल्दी दिया जाए, यानी उसका शारीरिक विकास अच्छा हो। पहला ऑप्शन है ये अनट्रू है, गलत बात है कि शारीरिक विकास पर जोर ना दिया जाए, या फिर मे बी इनकरेक्ट है, मे बी गलत है। इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाइज द टॉप मोस्ट प्लेस, यानी ये बात सही है क्योंकि जो शारीरिक विकास है वो सबसे ऊपर है बाकी सभी विकास के प्रकार में। या फिर फोर्थ ऑप्शन इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अब किसी को प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की जो क्लास थी आपकी, गरिमा ये सब चीजें तो चलती रहती हैं, जो फिजिकल डेवलपमेंट की जो आपकी क्लास थी, सॉरी क्या बोल रहे हो, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की जो क्लास थी आपकी, जो एक सेशन है यहाँ पे सर्च भी कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। यानी अगर मैं बात करूं, क्या यार ऐसे खतरनाक कमेंट्स मत किया करो। देखो एक बार, इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स। जो आपका शारीरिक विकास है वो बाकी के जो डोमेन है, बाकी के जो एस्पेक्ट हैं, बाकी के जो टाइप्स हैं डेवलपमेंट के, उनसे भी जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है वो सिर्फ शारीरिक विकास, आपके संज्ञानात्मक, आपके संज्ञान, आपके इंटेलेक्ट के डेवलपमेंट से भी, आपके सोसाइटी के यानी सोशल डेवलपमेंट से भी, आपके इमोशनल डेवलपमेंट से भी, सभी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है, अंतः संबंधित है। ठीक, तो आंसर होगा डी, ना कि ये कि फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ऊपर है। ऊपर और नीचे की बात हमने कहीं नहीं पढ़ी, हमने सिर्फ पढ़ा है कि डेवलपमेंट के 4 टाइप्स हैं या डोमेन्स हैं ब्रॉड। वो 4 क्या हैं? PCSE, PCS फिजिकल यानी शारीरिक विकास, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, S फॉर सोशल यानी सामाजिक, और इमोशनल यानी सामवेगिक। तो सिंपल बात हो गई, डी आंसर इसका हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब थोड़ा स्पीड से लेते हैं, प्रैक्टिस वाला फील लीजिए थोड़ा सा आप लोग। बताइए एक बार। नहीं मैंने बताया नहीं था काजू, ऐसा सब लोग मानते हैं। मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है कि इफ यू आर गुड एट समथिंग तो डोंट डू इट फॉर फ्री और नेवर डू इट फॉर फ्री, है ना। ठीक है, मेरा मतलब दूसरा विचार है कि हाँ आप कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है तो, बट फाइंड वेज टू सस्टेन दैट थिंग।
तो वो एक डिफरेंट चीज है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ सुपर चैट करो, वो गलत चीज है, कभी नहीं कहा। क्रिस्टीना टुक हर क्लास फॉर अ फील्ड ट्रिप एंड आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस्ड द ट्रिप विद हर स्टूडेंट्स। इट मे बी कोनेटेड एज, मतलब क्रिस्टीना क्या है, एक टीचर हैं, वो अपनी क्लास को एक फील्ड ट्रिप पर ले गई। फील्ड ट्रिप मतलब दर्शन पर, किसी एक जगह को, मान लीजिए ताजमहल दिखाने ले गई। वापस आने के बाद आफ्टर कमिंग बैक शी डिस्कस्ड द ट्रिप विद हर स्टूडेंट्स, उन्होंने डिस्कस किया ट्रिप को अपने स्टूडेंट्स के साथ या कुछ पूछा उस ट्रिप के बारे में। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, फॉर लर्निंग है, लर्निंग फॉर असेसमेंट है, लर्निंग ऑफ असेसमेंट है। बहुत बढ़िया अंजलि। तो ये लर्निंग ऑफ असेसमेंट या फॉर असेसमेंट तो हमने पढ़ा नहीं है, हमने 3 चीजें सिंपली पढ़ी हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक, तो अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, फटाफट से आंसर करो। खान सोनू थैंक यू, बताइए एक बार, आंसर कीजिए। ए, एग्जैक्टली, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि लर्निंग का जो एक्सपीरियंस था वो आप दे चुके हैं बच्चों को, आप उनको फील्ड ट्रिप पर ले जाने के बाद कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, दैट मीन्स लर्निंग हो चुकी है, अधिगम हुआ है, उसके बाद आप आकलन कर रहे हैं, यानी कि उसके बाद आप असेस कर रहे हैं, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अगर जाने से पहले या दौरान होता तो फॉर लर्निंग कहते, अगर स्वयं बच्चे अपना असेसमेंट कर रहे होते पीयर ग्रुप में तो एज कह देते। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर आपने सीसीई वाली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो सर्च कर लीजिए, वो वीडियो सब यूट्यूब पर फ्री अवेलेबल है। दी स्टेटमेंट मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, भाई एक स्टेटमेंट है, अगर मैं बात करूं एक स्टेटमेंट है क्या, मैन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, यानी जो पुरुष हैं वो महिलाओं से आमतौर पर बुद्धिमान होते हैं या अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं, बहुत बड़े अंकित, कई लोग ऐसे हैं जो इस बात से सहमत होंगे अभी भी इस चैट में भी। तो एक बार आंसर कर दीजिए कि ये ट्रू है, मे बी ट्रू है, शोज जेंडर बायस, या इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस। जरा बता दीजिए, थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिए, हमें भी, हम भी जाने क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया, सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, उससे एक पॉजिटिविटी होती है और ज्यादा लोगों तक जो सच में तैयारी कर रहे हैं उन तक एक क्वालिटी पहुंच पाती है। विनय शर्मा, आंसर सही है आपका, सी मतलब शोज जेंडर बायस, एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूं तो ये लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। कैसे, अगर मैं बात करूं, जब भी आप दोनों में से किसी एक साइड झुक रहे हैं, दैट मीन्स जो मैन है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है वुमेन से, महिला जो है वो बेचारी है, या वॉट एवर इट इज, या मैथ्स में ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे लड़के, या इस तरीके की जो चीजें हैं, इन सब का कोई ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें नहीं है। ठीक है, ये हमने पूर्वाग्रह बनाए हुए हैं। अब जनरली इसमें एक परसेप्शन बनता है कि जो पुरुष हैं कि वो गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं महिलाओं से, या बाकी चीजें अच्छी करते हैं, जनरली हमने इंटेलिजेंट कह दिया। उसके पीछे एक कारण भी है हमारे जैसे विकासशील देश में कि आपने महिलाओं को मौके दिए नहीं। जब मौके नहीं मिलेंगे किसी को, आपने ही सारी दुनिया को संभाल करके रखा, उनको कहा घर में रहो, तो ऑब्वियसली वो जनरेशंस बाय जनरेशंस दबते जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंस में कोई कमी हुई। ठीक, तो आंसर क्या हुआ, शोज जेंडर बायस। ऐसा कुछ नहीं है कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट होंगे। ठीक है, जेंडर बायस, एक क्वेश्चन जेंडर पर जरूर आता है आपका, फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स है। जब भी आप एक तरफ झुके हुए हैं यानी आप जेंडर बायस हैं। अगर आप पुरानी रीति रिवाज को मानते हुए आ रहे हैं कि नहीं ऐसा ही होता है, लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं, मैथ्स में ज्यादा लड़के अच्छे होते हैं, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। तीनों बातें लगभग सेम ही हैं, थोड़ा बहुत इनमें अंतर है। बहुत बढ़िया प्रतीक्षा, अब आंसर कर दीजिए थोड़ा सा। द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है मूल्यांकन का। मूल्यांकन भी कहना गलत होगा, असेसमेंट यानी आकलन का, मूल्यांकन भी यहां लिखा हो सकता था। असेसमेंट से एक क्वेश्चन जरूर, सीसी जो आपका टॉपिक है, एक क्या कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, पहला ऑप्शन है टू पॉइंट आउट द एरर्स ऑफ द लर्नर्स, मतलब शिक्षार्थियों की त्रुटियों को इंगित करने के लिए, या फिर थैंक यू रविंद्र, या फिर टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, टू डिसाइड इफ अ स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, या फिर टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग। 4 ऑप्शन हैं, एक ही सही होगा। बिल्कुल दलजीत, आपका आंसर सही है, डी ऑप्शन,
टू डायग्नोज एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर बात असेसमेंट की चल रही है तो बेस्ट वे हो सकता है हम इसलिए करते हैं कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं इसको जान सकें, आगे कैसे इंप्रूव करना है इसको जान सकें, कहाँ गलती है या कहाँ उनको मिसअंडरस्टैंडिंग या गैप कहाँ है उसको जान सकें, उसको फिल कर सकें। तो मेन पर्पस ये है, मेन पर्पस गलतियां निकालना नहीं है, कितना उन्होंने अचीव कर लिया ये जानना नहीं है। ये हो सकता था इफ डी ऑप्शन वाज नॉट देयर, ठीक, तो उस केस में ये हो सकता था। और ऐसा नहीं है कि एक बच्चों को आपको भेजना है आगे कि नहीं, वो फिर इवेल्युएशन भी लिख सकते थे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन वो है जिसमें बच्चे की भलाई शामिल हो, सिर्फ मार्क्स शामिल ना हो। तो उस केस में रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर में हिंदी इंग्लिश में भी मिलेगा, सीडीपी में भी मिलेगा आपको। डायग्नोस्टिक क्या है? निदानात्मक शिक्षण कह देते हैं, निदानात्मक परीक्षण भी कह देते हैं कई बार। मतलब आप डायग्नोज कर रहे हैं, रीजन का पता लगा रहे हैं, कारण का पता लगा रहे हैं कि गैप कहाँ है लर्निंग में। जैसे डॉक्टर पता लगाएगा कि बीमारी क्या है आपको, उसी तरीके से आप पता लगाएंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट करके कि भाई समस्या है कहाँ बच्चे को। उसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं, यानी कि आप उपचारात्मक शिक्षण करते हैं कि हो सकता है आप जिन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है उनको दोबारा पढ़ा रहे हो एक अलग तरीके से, तो वो रेमेडियल टीचिंग हो गई। क्लियर हो गई बात? तो ये एक बेसिक सी चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सेम टॉपिक है, इनको कोई नहीं बदल सकता, सीटेट का सिलेबस जब तक चेंज ना हो। ठीक है बात? देख लेंगे खान सोनू, करंट अफेयर का देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। भाई हम ये जानते हैं मानव विकास जो है वो बहुत सारे सिद्धांतों पर बेस्ड है, उनमें से कई सिद्धांत हमने समझे भी हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, स्पाइरल वर्सेस लीनियर, इसके अलावा कितने सारे तो आपके हैं डेवलपमेंट के प्रिंसिपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है? नॉट पूछा है, कल से फिर से वही बात याद करेंगे। अगर क्वेश्चन में नॉट दिया है, एक्सेप्ट दिया है, लीस्ट दिया है, ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है। पहला ऑप्शन है कॉन्टिन्यूटी जो है वो प्रिंसिपल नहीं है, सीक्वेंशियलिटी नहीं है यानी अनुक्रमिकता, या फिर जनरल टू स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट कहेंगे, सामान्य नहीं कहेंगे, ठीक। रिवर्सिबल यानी कि प्रतिवर्ती। 4 ऑप्शंस फटाफट से आंसर कीजिए। 15 क्वेश्चन है, जस्ट एक क्वेश्चन को हटा दें तो सिर्फ 15 क्वेश्चन है, 15 एग्जैक्टली। पल्लवी बात आपकी सही है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो है रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, यानी बैक गियर नहीं लगेगा डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं हो गया ना कि आज आप डेवलप हो गए और कल आप फिर से 0 हो जाएंगे। आज अगर आप 10 साल के हो गए, कल 2 के तो नहीं हो सकते, ठीक। तो उस केस में सिर्फ एज की ही बात नहीं है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में प्रोग्रेसिव चेंजेस को, बढ़ते हुए प्रगतिशील परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं, जो एक सीक्वेंस में चलते हैं, जो एक ऑर्डर में चलते हैं, जो स्टेजेस में भी चलते हैं कई बार। अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूटी यानी वूम टू टूम, आपके गर्भ से कब्र तक जाएगा, बिल्कुल सही है, कॉन्टिन्यूअस है, चेंज होता रहेगा। फिर है सीक्वेंस में होगा, भाई पहले इन्फेंसी है, फिर आपका चाइल्डहुड है, फिर एडोलेसेंस है, तो एक सीक्वेंस है। बच्चा पहले बैठना सीखेगा, खड़े होना सीखेगा, चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, सीक्वेंस है। सभी के लिए सीक्वेंस सेम है, ठीक। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब जब हम जन्म लेते हैं या धीरे धीरे पहले बच्चा जनरल एक्टिविटीज करता है, फिर वो स्पेसिफिक करना शुरू कर देगा। अगर आप उसको शुरुआत में कुछ चीज पकड़ने के लिए भी कहेंगे तो वो पूरी बॉडी को आगे बढ़ाएगा, बाद में वो जस्ट एक हाथ को ऐसे करके भी पकड़ सकता है, यानी कि सामान्य पूरी जो बॉडी को वो यूज करता था उससे अब वो विशिष्ट एक्टिविटीज करने लगा, जिसमें कुछ एक स्पेसिफिक 1-2 मसल की ही जरूरत हो, 1-2 फिंगर की ही जरूरत हो, क्या पता, तो वो ऐसी एक्टिविटीज करने लगेगा। ठीक है बात, यहां तक की कहानी आपकी खत्म हुई। अब है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है विकास का? ध्यान से पढ़िएगा, ये इस बार आया हुआ क्वेश्चन है और वो भी पहले पूछा था। अब इन 2 क्वेश्चंस में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपको, फटाफट से आंसर कीजिए। हाँ बिल्कुल आर्यन कह सकते हो, मेरा एनालिसिस है ये, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करते हैं, जो डिटेल्स आपको दी जा रही हैं वो मैटर करती हैं। क्वेश्चंस तो आपको जहां चाहे आप ढूंढ लीजिए। नींद लग रही है आज, मुंह धोके और बैठ जाइए। बहुत बढ़िया कनपाल जी, आई थिंक आपका नाम मैंने सही लिया हो। हाँ थैंक यू रिया। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, फास्ट चलेंगे थोड़ा सा। बहुत बढ़िया अनन्या। आंसर क्या होगा इसका? मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, बी कह रहे हैं आप लोग। एग्जैक्टली, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। अब इसमें कंफ्यूजन एक जगह क्रिएट हुई हमें कि ये मॉडिफिएबल कैसे है ना?
मॉडिफिएबल कैसे है? हमने मान लिया डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी वातावरण और आनुवंशिकता, आपके जीन्स और आपका पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, 100% बात सही है। लाइफ लॉन्ग है यानी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी में चलेगा, वूम टू टूम जाएगा, सही है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल का मतलब ये है यहां कि हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं कुछ, या फिर कहें क्योंकि इसमें सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट ही नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ गई तो कम नहीं हो सकती, साइकोलॉजिकल तो चेंजेस आ रहे हैं ना आप में। आप हो सकता है कल जितना गुस्सा करते हो आज नहीं कर रहे हो, या बहुत सारी चीजों में थॉट के लेवल पर आप में चेंजेस हैं, तो साइकोलॉजिकली या कॉग्निटिव रूप से तो आपके अंदर परिवर्तन आते रहते हैं, या मॉडिफाई आप कर सकते हैं अपनी समझ को। ठीक, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि अगर सारे एस्पेक्ट को मिलाएं तो ये भी एक प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स। देखो यूनिवर्सल कहना शायद यहां तक चल जाती बात, लेकिन जैसे आपने कहा कि कल्चर पर कोई प्रभाव, कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हम नहीं मान सकते। आप जिस देश में या जिस भी जगह रहते हैं, वो जो आपकी संस्कृति है वो आपके विकास को प्रभावित करेगी, क्योंकि एनवायरमेंट आपका प्रभावित करेगा आपको, और ये जो बात है ये एनवायरमेंट के अंदर आ जाएगी। तो बी ऑप्शन है। ठीक, सिंपल है बात। तो दो अलग चीजें हैं। रिवर्सिबिलिटी अलग चीज है कि रिवर्सिबल होना वो प्रिंसिपल नहीं है, उसका रीजन है कि वापस नहीं जा सकते हो आप। ठीक, और दूसरा जो है ये मॉडिफिएबल है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैंने दोनों को ढूंढ करके एक साथ लगाया है क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस। भाई अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा एक वो पीरियड है जब फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि और विकास सबसे तेजी से होते हैं। रैपिड पेस मतलब बहुत तेजी से होंगे, यानी बच्चा शारीरिक रूप से बहुत तेजी से विकसित हो रहा होगा। पहला ऑप्शन है मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, फिर है आपका एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड, देन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, एंड लास्ट वन इज योर अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड। फटाफट से आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ग्रेट ट्रेल ब्लेजर प्रिंस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस प्रेफिक्स। हाँ, सुष्मिता जी नहीं लिया था, थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रही थी दिन में, तो उसको संडे को रीस्केड्यूल कर दिया है। बहुत बढ़िया इंदु जी। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, सबसे ज्यादा हमने ये समझा है, सबसे तेजी से जो फिजिकल ग्रोथ होती है जन्म के बाद वो है इन्फेंसी में। जन्म से 2 वर्ष इतनी तेजी से बच्चा बढ़ेगा, अगर उसका रेशो देखें तो वो किसी और साल में उतनी तेज नहीं बढ़ा है फिजिकली। तो इन्फेंसी में सबसे ज्यादा, फिर अर्ली चाइल्डहुड में उससे कम, लेकिन बाकी सबसे ज्यादा। ठीक, फिर लेटर चाइल्डहुड में कम हो जाएगी और एडोलेसेंस में एकदम से बढ़ेगी। तो कह सकते हैं अगर हम बात करें तो इन सबसे ज्यादा कहां पर है, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में, यानी 0 to 2 और 2 to 6 ईयर्स, यानी टिल 6 ईयर्स बहुत ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। ठीक है बात, तो ये सिंपल सी बात है। और अर्ली चाइल्डहुड एक और चीज के लिए बड़ा फेमस है, जहां से सीटेट को बहुत प्यार है, वो है अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे सेंसिटिव यानी संवेदनशील या क्रिटिकल पीरियड है। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास सबसे तेजी से होगा अर्ली चाइल्डहुड में, यानी 2 से 6 वर्ष में। क्लियर हो गई होगी यहां तक की बात, तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या है। एज ग्रुप को एक्सप्लेन कर दो, कर देते हैं एज ग्रुप को, 1 सेकेंड लगेगी बस, ऐसे तो आप लोग फिर डिटेल्ड बना दोगे इसको। देखो एक बार, अगर मैं बात करूं तो ये 4 स्टेजेस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्फेंसी है 0 to 2 ईयर्स ऑफ एज, फिर आपका अर्ली चाइल्डहुड है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6, फिर है लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11, और फिर आपका ये है 12 से 18, और अगर WHO की माने एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था तो वो 10 से 19 वर्ष है, लेकिन हम 12 से 18 जनरली कंसिडर करते हैं। ये 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। हिंदी में ऑप्शन गलत दिया है, वो आप फिर उसको इंग्लिश को फाइनल मान के चलिएगा। मेरा जो ट्रांसलेशन है वो जल्दीबाजी में थोड़ा हिंदी वाला प्रॉब्लम हो जाती है। इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड को लिख लेना शैशवावस्था एवं पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, इंग्लिश वाला एक बार फाइनल देख लिया करो अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। 2 प्रकार के सोशलाइजेशन है, हमने सामाजिकरण की प्रक्रिया, एक चैप्टर है सोशलाइजेशन, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, हिमांशु सिंह आगे टाइप करके। तो एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी मुख्य कह सकते हैं इसको, प्राथमिक कह सकते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी यानी गौड़। तो 2 प्रकार के सोशलाइजेशन है। प्राइमरी सोशलाइजेशन परिवार करेगा, उसके बाद सेकेंडरी में आपका स्कूल आ जाएगा, आपके आसपास की बाकी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इस बिल्कुल अतुल ऐसा होगा ही, क्योंकि अगर हम कुछ अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं तो हेल्प होगी आपकी। कौन सा एक एग्जाम्पल है
या कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो परिवार के बाहर है। परिवार में कभी भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन नहीं होगा। परिवार वो पहली प्राथमिक जगह है, प्राइमरी प्लेस है, जहां से आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन शुरू हुआ। यानी आपका सामाजिकरण क्या है? समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे कानून की जो प्रोसेसेस हैं उनको आप सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो स्कूल एंड मीडिया होगा, हो सकता है। मीडिया एंड नेबरहुड होगा, मे बी। फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये तो जीवन में नहीं होंगे, क्योंकि परिवार हमेशा प्राइमरी में आएगा और स्कूल हमेशा सेकेंडरी में। बाकी आपको किसी चीज में कंफ्यूजन हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां नेबरहुड को इन्होंने फैमिली तक में कंसीडर कर लिया है, इसलिए बी ऑप्शन को सही नहीं माना है, क्योंकि मीडिया तो सेकेंडरी में है ही। तो स्कूल एंड मीडिया, ऐसा भी होगा कई बार नेबरहुड को ये लोग सेकेंडरी में डाल देंगे। लेकिन आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है यहां कंफ्यूजन से बचने के लिए। एक तो स्कूल कभी भी प्राइमरी नहीं होता, सेकेंडरी होगा, और दूसरा फैमिली कभी भी सेकेंडरी नहीं होगी, प्राइमरी होगी। तो अगर आपको दो चीजें पता हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इन दोनों के बेसिस पे आंसर तक पहुंच सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपका मिनिमम आता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई नहीं रोक सकता, और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। फटाफट से आंसर कीजिए एक बार। अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या है, या मैं कहूं सारी जो बिल्कुल बोन ऑफ कंटेंशन है, जिसको हम बोलते हैं राड की जड़, वो क्या है पूरे साइकोलॉजी में या बाल विकास में, वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन। भाई आप अगर उठा करके देखें अपने बारे में या खुद को ही उठाएं, तो विकास में और है क्या? क्या है? गुणनफल है विकास किसका? आनुवांशिकता और पर्यावरण का। आप इन दो चीजों के इंटरेक्शन के अलावा और हैं क्या? या तो आपको चीजें जीन्स से मिली, अपने पहली पीढ़ी से मिली, या फिर आपने एनवायरनमेंट से सीखा, या दोनों के इंटरेक्शन से सीखा। तीसरा आपको कुछ नहीं पता, आप हैं ही नहीं कुछ भी इनके अलावा, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो फटाफट से आंसर कीजिए थोड़ा सा। दीपिका, ठीक है बात। कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, ये जटिल है, इतना आसान नहीं है कि ये कह दिया कि ये इतना % हेरिडिटी, इतना % एनवायरनमेंट, ऐसा कोई रेशो नहीं है। ये हम वुडवर्थ कहते हैं कि विकास में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का बराबर का रोल है, यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है। 50-50% की बात नहीं हो रही है यहां, प्रोडक्ट है, गुणनफल है। कुछ क्षेत्र में जो हेरिडिटी है वो ज्यादा प्रभावी होगी, जैसे आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपकी बॉडी टाइप, आपका इवन इंटेलिजेंस भी, और एनवायरनमेंट जो आपका न्यूट्रिशन, आपकी एजुकेशन, फूड, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो कुछ क्षेत्र में एनवायरनमेंट ज्यादा प्रभावशाली है, कुछ में हेरिडिटी, और दोनों मिलकर के इंटरेक्ट करके आपको विकसित करते हैं। तो हम सिर्फ जेनेटिक कोड को नहीं कह सकते, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं कह सकते, और एनवायरनमेंट को भी खाली हम सही नहीं कहेंगे। तो दोनों के बीच में इंटरप्ले या फिर प्रोडक्ट। इमोशंस एंड कॉग्निशन, 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर मिनिमम और सबसे आसान नंबर है। बताओ यार, ये चूहिया कहां से आ जाते हैं? खैर, इमोशंस एंड कॉग्निशन आर डैश टू ईच अदर। 1 नंबर का क्वेश्चन, कॉग्निशन एंड इमोशन यानी संज्ञान एवं संवेग। एक चैप्टर है आपका जिसमें बहुत छोटी सी बात है, अभी डिस्कस कर लेंगे। इंटरवोवन है, नॉट रिलेटेड, कंप्लीटली सेपरेट या इंडिपेंडेंट। फटाफट से आंसर कीजिए। इंग्लिश की क्लास ले लेंगे, अभी 1-2 दिन पर लेंगे। बहुत बढ़िया आशीष, सही है, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। सही है चांदनी। बी ऑप्शन, नॉट रिलेटेड, कौन सी किताब में पढ़ रहे हो? इंटरवोवन होगा इसका जो आंसर है, साथ, एक दूसरे के साथ बुना हुआ है। इसका दूसरा शब्द हो सकता था इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे के साथ संबंधित है, अंतः संबंधित कह सकते थे। ये सिर्फ एक केस में आंसर होगा, इंडिपेंडेंट, और वो केस क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये इनकी कीमत नहीं है, समझते हैं, देखते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ जहां होगा तो वहां सिंपल लिखा होगा, ज़ेज़ोंग ने कहा है। ज़ेज़ोंग एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉग्निशन और इमोशन पर बात की है, और सिर्फ वो कहते हैं कि आपका संज्ञान, जो आपकी दिमागी प्रक्रियाएं हैं, वो आपके संवेग से अलग हैं। अदरवाइज अगर आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, या मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है किसी दिन फॉर एग्जाम्पल, या आपके साथ, क्या होगा? आपका जो दिमाग है, आपकी जो मेमोरी है, आपकी हर एक चीज पर प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो इंटर रिलेटेड होते हैं आपके इमोशंस। यदि आप मोटिवेटेड हैं, यदि आप अच्छा फील कर रहे हैं आज, तो आप ज्यादा काम भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका जो दिमाग है, जो आपका संज्ञान है, या बाकी की जो प्रोसेसेस हैं, वो आपके इमोशंस से इंटर रिलेटेड है, इंटरवोवन है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं है। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, आप मैनेज कर सकते हो, और ये व्यक्ति हैं मिस्टर ज़ेज़ोंग। ज़ेज़ोंग के अनुसार कॉग्निशन एंड इमोशन क्या है, तो आप सिंपल कहेंगे इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात क्लियर हो गई होगी तो 1 नंबर आपका सेफ है, ठीक है।
क्या हुआ रोशन? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर, यानी कि रचनात्मक उत्तर जो है वो किस चीज की रिक्वायरमेंट रखते हैं। क्रिएटिविटी से 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्रिएटिविटी मतलब दिशाओं में सोचना, कुछ नया सोचना, कुछ फ्लेक्सिबल, कुछ बेहतर सोचना। तो किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपको बच्चों से क्रिएटिव आंसर यानी कुछ अच्छा, कुछ अलग लिखें वो चाहिए? तो पहला ऑप्शन है डायरेक्ट टीचिंग मेथड, डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, या फिर हाईली डिसिप्लिन्ड क्लासरूम। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आएंगी चीजें समझ में, बिल्कुल आएंगी। ग्रेट सुधीर, ग्रेट। अभी तो आएंगे, रिवीजन सेशंस आएंगे। अभी सीडीपी खत्म कहाँ हुई? अभी तो 3 थियरीज कराई हैं और पहले के 5, मतलब काफी चीजें मैंने कराई हुई हैं, बट फिर भी इस साल का रिवीजन रहता है। 12 का सी, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एग्जैक्टली। अब यहाँ से 2 चीजें नहीं, कई चीजें समझेंगे हम, सैकड़ों चीजें समझेंगे यहाँ से। ओपन एंडेड मतलब दिशाओं में सोच पाना, यानी अपसारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग, ठीक, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। और एक और चीज होती है, इसका उल्टा है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस या क्लोज एंडेड आंसर्स। क्लोज एंडेड का मतलब है, मतलब जिसका एंड क्लोज्ड हो। जैसे या क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, या जैसे सीटेट के 150 क्वेश्चन आते हैं, उनका एंड क्लोज्ड है। आप अपने एंड से अपनी मर्जी से ओपन होकर के ऐसे की तरह शब्द नहीं लिख सकते। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं, यहीं पे आंसर है, कोई 4 में से एक आंसर होगा। आपका कोई थॉट की जरूरत नहीं है, उनमें से एक को आपको पहचानना है, ठीक। तो एंड क्लोज है। यस और नो में आपको एक आंसर कर रहे हो, फिल इन द ब्लैंक भर रहे हो, ट्रू फॉल्स कह रहे हो, या फिर 4 ऑप्शंस में से एक को चुन रहे हो, तो ये क्लोज एंडेड कहलाते हैं। ओपन एंडेड वो होते हैं जिनमें आपके पास अपने शब्दों का चुनाव करने की क्या हो, क्षमता हो, या फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो। जैसे आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, या फिर अगर क्रिएटिव आंसर्स की बात चाहिए तो आपको उनको मौका देना पड़ेगा कि भाई ओपन एंडेड मतलब अपने विचार प्रस्तुत करो, ठीक। तो ये बेसिक सी बात है। फास्ट पढ़ाएं, कहां उड़ के जाओगे? ठीक है, चलो फास्ट कर लेते हैं, 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर 1 नंबर में आपका हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, और कभी कभी मन किया तो इनका सीडीपी में भी दे देंगे। यानी बहुभाषी जो आपका चरित्र है भारतीय समाज के क्लासरूम का, जहां कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे, विद्यार्थी शामिल हैं, तो इसको आप कैसे लेंगे? एक हिंड्रेंस है, मतलब ये रुकावट है, एक रिसोर्स है, एक चैलेंज है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, या फिर एक फैक्टर है जिससे बच्चों का जो एक्सपीरियंस है उसको आप कॉम्प्लेक्स बना सकें। फटाफट से आंसर कीजिए, नॉट फास्ट। ओके अपर्णा, से माय नेम। ओके रूपाली सिंह, नाइस नेम। आंसर कर दीजिए। सिंपल है, आंसर होगा रिसोर्स है। स्कूल जीवन के संवर्धन के लिए एक संसाधन है, एक एसेट है। जब भी मल्टीलिंगुअलिज्म आए, यानी बहुभाषिता, एक से ज्यादा भाषाएं अगर बच्चे क्लास में लेकर के आते हैं, दैट मीन्स ये एक संसाधन है, ये एक एसेट है, ये एक रिसोर्स है, जिसके माध्यम से आप भाषा को या लैंग्वेज क्लासरूम को और बेहतर बना सकते हैं। और इस पे अब और ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अदरवाइज तो किसी और दिन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पहली स्टेज क्या है पियाजे के अनुसार? सेंसरी मोटर, शैशवावस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, जन्म से 2 साल की उम्र तक, जहां आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व आ जाएगा। बताइए एक बार, बच्चा कैसे सीखेगा? अ चाइल्ड लर्न्स बेस्ट। हर स्टेज में बच्चा अलग अलग तरीके से, कुछ एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कह रहा है बी? बी नहीं होगा, और बताओ। बाय कॉम्प्रीहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स, तटस्थ शब्दों को समझ करके, या फिर बाय थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फैशन, अमूर्त विचारों पर पहुंच जाएगा बच्चा जन्म से 2 वर्ष में। क्या बात है, बच्चा क्या है, साइंटिस्ट है फिर तो। बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की जो न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज है वो अर्ली चाइल्डहुड के साथ साथ चल रही होगी। एकदम जन्म से 2 वर्ष में बच्चा बहुत लैंग्वेज का ज्ञाता नहीं हो जाता। सिर्फ एक ही बात यहाँ सही है, और वो है बाय यूजिंग सेंसेस। भाई सेंसरी मोटर जो नाम है, दैट मीन्स बच्चा सेंसेस के थ्रू, अपनी इंद्रियों के थ्रू समझ बनाता है, चीजों को फेंक कर, उनको देख कर, उनको टच करके, उनको फील करके, यानी अपने 5 सेंसेस से वो अपनी दुनिया की समझ बनाता है। सेंसेस आर टीचर्स इन दिस पीरियड ऑफ टाइम विच इज 0 to 2 years या फिर बर्थ टू 2 years। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। एक और है, ये सेकंड लास्ट है, क्योंकि मैंने एक कल वाला क्वेश्चन रिपीट कराया था, इसलिए 16 क्वेश्चंस हैं। अवंतिका चांसेस हैं
हो भी सकता है, लेकिन अभी 15 तक हम कुछ नहीं कह सकते। 15 तक ही हमें फाइनल पता लगेगा कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा या क्या होगा। बताइए एक बार। मैम चूहे सीढ़ी पे पढ़ने आए थे, बिल्कुल इंदु अमरीश जी, और शायद ज्यादा पढ़ ली उन्होंने, वो चले गए। चूहे नहीं यार, वो पता नहीं कहाँ से, बिल्कुल छोटी सी चुहिया थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स, मुझे टेंशन हो जाती है, यहाँ वायर्स हैं। बताओ एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है उसकी विशेषता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है 7 से 11 वर्ष की, जिसमें लॉजिक आता है, इंडक्टिव थॉट आता है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये सब आते हैं। अजय कुमार जी बताइए एक बार, आंसर कीजिए। एक ही ऑप्शन सही होगा। अब देखो इसको समझना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको समझ लिया, आपने 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा समझ लिए, ठीक, तो आंसर तो हो जाएगा कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन, क्योंकि जो संरक्षण है वो बच्चे में संरक्षण क्या है कि क्वांटिटी चेंज नहीं होती साइज और शेप चेंज होने से। मतलब ये 1 लीटर पानी है अगर इस बॉटल में, तो चाहे मैं इसको बाल्टी में डालूं, चाहे मैं इसको एक कटोरे में डालूं, रहेगा 1 लीटर ही। शेप और साइज के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज नहीं होता। दैट मीन्स कंजर्वेशन आ चुका है। ठीक है बात। अब थोड़ा सा समझते हैं डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, 0 to 2 ईयर्स में आ जाता है। डेफर्ड इमिटेशन क्या है? बच्चे ने शेव करते हुए देखा, दाढ़ी बनाते हुए देखा अपने पापा को, और किसी एक दिन विलंबित अनुकरण कहते हैं इसको, किसी एक दिन उसने उसी चीज को इमिटेट किया। आपने देखा यार वो यही कर रहा है, इसने कब देख लिया ये, लेकिन उसने इमिटेट किया, लेकिन दिमाग में मेमोरी रख करके। डेफर्ड है ये, रुक करके। ऑब्जेक्ट परमानेंस है जब उसके सामने जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती उनको भी वो रोने लगे उनके लिए, उनको भी समझने लगे कि हैं। मेक बिलीव प्ले होता है वो डॉक्टर जो आप खेलते थे बचपन में, मतलब कि भैया आप एक डॉक्टर है, मतलब आप मान रहे हैं, प्रिटेंड प्ले भी कहते हैं इसको, ठीक। तो ये मेक बिलीव प्ले होता है कि उसको वो किसी और की भूमिका लेकर के उस तरीके से। इरिवर्सिबिलिटी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में थॉट को रिवर्स नहीं कर पाता, जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया था, बर्फ पानी बन सकती है, पानी बर्फ बन सकता है, इसमें प्रॉब्लम है, इसी वजह से कंजर्वेशन प्री ऑपरेशनल में नहीं आता। फिर है हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग, प्रपोजिशनल थॉट, मतलब वो रेशो एंड प्रपोर्शन वाला। देखो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये 11 से 16 वर्ष, जो लास्ट स्टेज है ना फॉर्मल ऑपरेशनल, उसका है, और ये आपका प्री ऑपरेशनल का है 2 से 6 वर्ष। ये आपका सेंसरी मोटर का है। सिर्फ जो थर्ड ऑप्शन है 7 से 11 वो है 11 मतलब डी ऑप्शन। चारों स्टेजेस की मेन विशेषताएं एक क्वेश्चन से क्लियर हो गई। कमाल है ये, ठीक है। इसी बात पे लाइक करके जाइएगा, और आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए वो भी बताइएगा, हालांकि अभी एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है बात। हाँ अतीश यादव जी 9 से 10 के बीच में चल रहा है इतने दिन से सेशन, बट हाँ चल रहा है, वो अपने आप में अच्छी बात है। तो आपको कहीं जाना नहीं होता, बस थोड़ा सा मतलब उसमें आप लोग कोऑपरेट करें तो अच्छा है, और कर रहे हैं आप लोग। तो हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि इस टाइम को वापस से, इस हफ्ते मैंने बहुत कोशिश की है रूटीन पर काम करने की, और नेक्स्ट वीक से जैसे भी पॉसिबल है उसको 9 बजे लेकर के आया जाए, जो अपना प्राइम टाइम है। बहुत टाइम से सेशन नहीं हो पा रहा है एग्जैक्ट 9 बजे, ठीक। खैर कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि सेशन हो जाए, चाहे आप रिकॉर्डेड भी देखें, ठीक। अगर मैं बात करूं यहाँ तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग देख के ये नहीं सोचना कि ये तो लॉजिक तो आपका थर्ड में ही आ जाएगा। लॉजिक की अगर मैं बात करूं तो लॉजिक आ तो थर्ड में गया था, बट वो डिडक्टिव नहीं है, वो इंडक्टिव है, ठीक। वो साइंटिफिक थिंकिंग नहीं थी। कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन यानी वो चीजों को इंक्लूड करके देखने लगेगा, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल यानी सिद्धांत है विकास का? ध्यान से पढ़िएगा। इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कौन कहेगा? प्याजे कहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्टेजेस की बात की है। कॉन्टिन्यूअस की बात किसने की है? वाइगॉस्की ने की है, क्योंकि वो एज को इंपॉर्टेंस नहीं देते। फिर है ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड। अब ऐसा कौन कह सकता है कि डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो कनेक्टेड नहीं है? चारों जो एस्पेक्ट हैं वो कनेक्टेड हैं। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, सभी के लिए सेम पेस पर सेम गति से ये नहीं होता। मे बी डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर। देखो एक प्रिंसिपल पूछा है, एक तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ये हम जनरली मानते हैं। बाकी थॉट को अगर साइड हटा दें तो, है ना, कुछ लोगों को ब्लॉक करना ही पड़ेगा, क्या करें अब, इनके कर्म खराब हैं तो। फिर है ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड होती हैं।
सेम पेस पर सबके लिए नहीं होता, ये बात सच है। लीनियर नहीं होता, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है कि इतना 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 ही होगा हर स्टेज में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक। और अगर मैं बात करूं, ये स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं, वर्तुलाकार। अगर मैं बात करूं, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए सेम पेस पर ये नहीं बढ़ता। उसका रीजन क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। स्टेजेस तो सेम है, यानी 2 से 6 वर्ष अर्ली चाइल्डहुड है तो सबके लिए है, लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 साल में सब बराबर ही शब्द बोल रहे होंगे, या फिर एक ही जैसा भाषा पर पकड़ होगी, या एक ही जैसी जंपिंग होगी, एक ही जैसी फिजिकल एक्टिविटीज होंगी। थोड़ा बहुत अंतर होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ठीक। तो सेम पेस नहीं होगा, सेम स्टेज होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट पेस मतलब गति सेम हो सबकी जरूरी नहीं है। हर बच्चा 9 महीने में चलना शुरू करते हैं, ठीक है। कई बच्चे 2 महीने बाद, कई बच्चे 2 महीने पहले, यानी पेस डिफरेंट है। तो आंसर हो गया सी। अब आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस जो आज के थे, फर्स्ट वाले को हटा दीजिएगा क्योंकि वो मैं कल करा चुकी थी, तो इसलिए आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा।